नमस्ते दोस्तों। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में अब इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पर। पहले वीडियो में आपने देखा था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस भी जाना था। अब हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। वो एक बेसिक प्रॉब्लम की वजह से पढ़ रहे हैं, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि कितने तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, उसमें से इंडिया किस टाइप की है, तो उसको भी आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। देखिए क्या क्या है आपके पास। पहला पार्ट अगर हम कहें इस चैप्टर का तो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, मतलब बेसिक मेन प्रॉब्लम जो है टॉप 3 वो क्या है, और अलग अलग तरीके की इकोनॉमी जो हमने 3 पढ़ी थी। एक कौन सी थी आपकी, सेंट्रली प्लान्ड, दूसरी थी मार्केट, और तीसरी थी जो हमारी है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन सभी तरीके की इकोनॉमी में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। फिर सेकंड पोर्शन में हम देखेंगे थोड़ा ग्राफिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसका सेंट्रल प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है। इसमें भी कई तरीके की प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग और अलग अलग चीज़ें हैं पीपीसी से रिलेटेड ग्राफिकल, जो हम पढ़ेंगे। लास्ट में हम जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो फिर भी एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन इसके बाद हम जानेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर आपके वहाँ पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मैं थोड़ा कवर करूँगा और बाकी मैं न्यूमेरिकल वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि जो हमारे मीन्स हैं यानी कि रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे यानी कि इंडिविजुअल के हो, चाहे वो एज एन इकोनॉमी हो, या फिर कोई प्रोड्यूसर के मीन्स या रिसोर्सेज हो। ठीक है, वो सभी दो चीज़ें हैं इनके साथ। एक तो ये लिमिटेड है, मतलब कि कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, अनलिमिटेड नहीं होते हैं कि आप इनसे सब कुछ खरीद लो, लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब कि सब एक साथ नहीं खरीदा जा सकता, बट किसी भी एक को उसमें से चुना जा सकता है। वो एक को ये ज़रूर खरीद लेगा, वो दो को कुछ थोड़ी कम क्वांटिटी में ये मीन्स ज़रूर खरीद लेंगे। ठीक है, हालांकि एक तीसरी पॉइंट भी है। एक तो मीन्स और रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप कुछ ही चीज़ें खरीद सकते हो एक लिमिट तक, लेकिन मीन्स के अल्टरनेटिव यूजर्स हैं। वही पैसे से आप ए भी खरीद सकते हो, और अगर ए ना खरीदो तो बी भी खरीद सकते हो, या ए को कम खरीदो तो बी को भी थोड़ा खरीद सकते हो। इन दोनों को ना खरीदो तो सी को खरीद सकते हो, सेम मीन्स से, मतलब कि अल्टरनेटिव यूजर्स। इसके अलावा आपकी वांट्स जो है अनलिमिटेड, आपका बस चले तो आप ए बी सी तीनों ही खरीद लो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी, लेकिन मीन्स के लिमिटेड होने के कारण आप नहीं खरीद पाते। और ऑल्टरनेटिव यूजर्स के कारण क्या आकर होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि आपको चूज करने की प्रॉब्लम आती है सामने। भाई अगर ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होगा तब तो फिर पक्का है कि हाँ भाई इससे यही खरीदा जा सकता है, हमें चाहिए तो खरीद लें, नहीं चाहिए तो ना खरीदें, है ना। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और किन वजह से हो रही है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, मीन्स लिमिटेड है या स्केर्स हैं, और उन्हीं मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और क्यों अराइज हो रही है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि आज जैसे कुछ सालों पहले लैपटॉप हर घर में एक मांग बन गई थी कि लैपटॉप होना ज़रूरी है। आज के समय में तो खैर है ही है, लेकिन कुछ समय पहले लैपटॉप, हाँ कई साल पहले की बात कर रहे हैं ये,
डिमांड इतनी नहीं होती थी, आज हर एक को ज़रूरत है, होनी ही होनी चाहिए। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन्स, है ना? इस तरीके की चीज़ें, और लोगों के बीच में कॉस्टली कार्स का एक होड़ लग गई है कि भाई हम महंगी कार यूज़ करेंगे, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें, वांट जो है बढ़ती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। जबकि जिन चीज़ों से हमें खरीदना है, यानी कि हमारे पास जो पैसे हैं, वेल्थ है ना? या किसी इकोनॉमी के पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स और फंड्स हैं, वो स्केर्स हैं, लिमिटेड है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, मान लो आपके पास जो है क्या कहते हैं कि मिल्क है एज अ मीन्स, तो मिल्क आपके लिमिटेड होगा। वांट्स आपके अनलिमिटेड, आप चाहते हो आइसक्रीम भी बना लें, आप पनीर भी बना लो, रसगुल्ला भी बना लो, चीज़ भी बना लो, है ना? लेकिन वही मिल्क से देखिए इतनी सारी चीज़ें बन जा रही हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक, तो सारी वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। अब देखेंगे हम कि एक इकोनॉमी की ऐसे ही क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम इंडिविजुअल के उसमें डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअली हमारे पास क्या क्या सीन होता है। लेकिन यही सारे कॉजेज इकोनॉमी के साथ भी हैं, उनकी भी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं, उनकी भी मीन्स स्केर्स हैं, और उनके पास भी अल्टरनेटिव यूजेस का ऑप्शन है। तो चाहे रिच इकोनॉमी हो, चाहे पुअर इकोनॉमी हो, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे अनडेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के साथ तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती ही होती है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारा देश क्या बनाने पे फोकस करे। ठीक है, आप देखते हो ना हर साल बजट आता है फेब में, फेब के फर्स्ट वीक में। तो बजट में क्या होता है कि हम कौन कितना फंड किस में डाल रहे हैं, मतलब हम किस चीज़ को ज़्यादा बनाना चाहते हैं। भाई हम डिफेंस में ज़्यादा पुट करना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा लगाना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट ये देखती है कि हम पहले ये चुनती है कि हम क्या बनाएं, क्या ज़्यादा बनाएं, क्या कम बनाएं, क्या बनाएं क्या ना बनाएं, है ना? खुद नहीं बना रही है वो, लेकिन देश तभी बना पाएगा ना जब उसको उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ होंगी, और फैसिलिटीज़ बजट के हिसाब से डिसाइड होती हैं। जो जो प्रोड्यूस या जो सर्विस जो है आपकी ज़्यादा ईज़ करना चाहती है गवर्नमेंट, आप प्रमोट करना चाहती है कि आप ज़्यादा बनाओ या इकोनॉमी ज़्यादा बनाए, उस पे वो टैक्सेस ख़त्म कर देती है, घटा देती है। सब्सिडी प्रोवाइड करनी होती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, सस्ते लोन्स दे देती है, और भी तरीके हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, उसके बाद आता है कि हमने ये तय कर लिया हमें क्या बनाना है, अब हमें ये देखना है हमें कैसे बनाना है, क्योंकि बनाने के बहुत तरीके हैं सेम चीज़ को। कोई प्रोसेस लेंदी होगा लेकिन सस्ता होगा, कोई हो सकता है शॉर्ट हो लेकिन महंगा हो, किसी में मशीनें ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी, किसी में लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, मतलब कि हर इकोनॉमी में रिच, मिडिल क्लास, पुअर सभी कुछ होता है। तो किसको फोकस कर रहे हैं हम, किसके लिए बना रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी को छोड़ के बाकी जगहों पे हल हो चुका है। मार्केट इकोनॉमीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती हैं, इसीलिए वो हमेशा ही रिच के लिए बनाना चाहती हैं, और वहीं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज सोशल वेलफेयर चाहती हैं, इसीलिए वो हमेशा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बनाना चाहती हैं चीज़ें। देखिए आ गए हम व्हाट टू प्रोड्यूस पर। व्हाट टू प्रोड्यूस के दो डायमेंशंस हैं, एक क्या बनाना है और एक कितना बनाना है। जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ बनाना है कि नहीं बनाना है, ये भी आपको देखना है, और फिर जो बनाना है वो कितना बनाना है, ये भी आपको देखना है। हो सकता है आपने दो चीज़ें चुन ली हो, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, अब आप ये ना तय कर पा रहे हो कि किसकी कितनी क्वांटिटी कर बनाए, क्योंकि आपके पास फिर से वही बात, रिसोर्सेज तो स्केर्स हैं, लिमिटेड है। इसी में से आपको ए और बी दोनों बनाना है, तो आप एक को ज़्यादा बनाओगे तो दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास ये व्हाट टू प्रोड्यूस की चॉइस अभी भी प्रॉब्लमेटिक है कि ए को ज़्यादा बनाए कि बी को ज़्यादा बनाए। जिसको ज़्यादा बनाए उसको कितना ज़्यादा बनाए, क्योंकि दूसरा घटेगा उसी रेट से, है ना? आगे जाके अभी पीपीसी जो आएगा वो आपका इसी पे सबसे पहले बेस होगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिए। क्या क्या ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, कंज्यूमर गुड्स की कैपिटल गुड्स, जैसे मैंने बोला था कि लोगों के यूज़ करने के रोज़मर्रा के सामान ज़्यादा बनाए कि कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए, मशीन, ट्रैक्टर, एक्सेट्रा, क्योंकि ये और दूसरे गुड्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी नई है बिल्कुल, तो उसको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ये बनाएगी कैसे, इस सब के लिए तो आपको फैक्ट्रीज, प्लांट्स, मशीन तो ही चाहिए ना, ट्रैक्टर वगैरह। तो अगर वही आपके पास है नहीं, तो शुरुआती समय में आपको कैपिटल गुड्स पे ही फोकस करना पड़ेगा। ऐसे ही वॉर टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स, भाई ऐसा भी हो सकता है कि इकोनॉमी वॉर कर रही हो किसी इससे दूसरे देश से, वॉर के स्टेटस पे हो,
तो उस समय उसको ज़रूरी क्या होगा, डिफेंस गुड्स ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखने पड़ेंगे। और जब ऐसा कुछ नहीं है, जब नॉर्मल समय चल रहा है, तो ब्रेड या बटर यानी कि खाने पीने की चीज़ें अपने। When an economy has taken a decision as to what goods or services to produce, जब उसने तय कर लिया कि हमें ये चीज़ें बनानी है, तब वो देखती है कि कितना क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स कितने बनाए, कैपिटल गुड्स कितने बनाए, एक्सेट्रा। ठीक। हाउ टू प्रोड्यूस, अब बताती है कैसे बनाएं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक होती है लेबर ज़्यादा होना और एक होता है मशीन ज़्यादा होना, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एक इकोनॉमी जो है कोशिश करती है कि जो टेक्निक उसे सस्ती पड़े, यानी लेस कॉस्ट में पड़े, और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, मोर प्रोडक्शन कर पाए, उस पर वो फोकस करे। ज़्यादातर वो आजकल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कही जाती है, लेकिन उसे लेबर इंटेंसिव भी अच्छी खासी यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है। अगर देश में एम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा तो कई सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, वो और उनकी फैमिली फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे नहीं और इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगेगी। इसीलिए ये भी हमें इसे मतलब इंडिया जैसी मिडिल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लेबर इंटेंसिव को भी बनाए रखे, इवन नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, तो पहले ही बताया था ना आपको, एक होते हैं रिच और एक होते हैं पुअर। ज़्यादातर मोटा मोटा देखा जाए तो एक इकोनॉमी में दो ही सेक्शन होते हैं सोसाइटी के। ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमी दोनों सेक्शंस के लिए सारे तरीके की गुड्स बना नहीं सकती, तो इसीलिए सोशल जस्टिस भी इम्पोर्टेंट है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी को घटाना और इक्वालिटी को प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि एक हिडन कॉस्ट है इसको बनाने की, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिच के लिए भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या बन रही है यहाँ पे, सोशल इक्वालिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीन आपके एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। अब देखते हैं कि ये तीनों तरीके की इकोनॉमी में कैसे सॉल्व होती है। एक मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स खुद चूज करते हैं कि वो क्या बनाए, किसके लिए बनाए और कितना बनाए, कैसे बनाए, सॉरी। तो किस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो उसको बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो रिलेटिवली हाई होते हैं और गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो भी ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि उन बायर्स के लिए बनाए जो उन्हें ज़्यादा अच्छा प्राइस देने को तैयार है। ठीक। टेक्निक रही बात हाउ टू प्रोड्यूस की, तो वो भी वो यूज़ करते हैं जिसमें इनपुट जो है रिलेटिवली लो प्राइस्ड हो, मतलब उन्हें बनाने की कॉस्ट कम आए। ठीक, हर तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या करती है, वो उल्टा करती है, बिल्कुल अपोजिट। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है ये तीनों चीज़ें, व्हाट हाउ और होम। प्रोड्यूसर्स नहीं डिसाइड करते। यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिड्रेशन नहीं है। प्रॉफिट बनाना उनका मेन मोटिव नहीं होता है। वो देखते हैं कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल क्या है, गरीब तबके के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नीड है, ना कि क्या वांट। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी, क्योंकि मास अनएम्प्लॉयमेंट से वो बचना चाहती है। ठीक। गुड्स वो बता ही दिया हमने आपको, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा काम के हों और सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत हो। ठीक। और सही बात किसके लिए बनाएंगे, तो वो लोग, वो रेजिडेंट्स जो हंगर स्टारवेशन से गुजर रहे हैं, जिनका इनकम कम है ना। तो इस वजह से लॉसेस होते हैं, लोअर रेवेन्यू हायर कॉस्ट, लेकिन फिर भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऊपर दोनों ही तरीके की इकोनॉमी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को अवॉइड सॉरी मेरिट्स को कंबाइन और डीमेरिट्स को अवॉइड करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी बनी है। इसमें
व्हाट, हाउ और होम ये मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करते हैं और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। जो सेंट्रल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं चूज करने के लिए कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या और कैसे बनाएं। लेकिन जो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हाँ देखिए क्लोथ और स्टील, आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, लेकिन रेलवेज गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वो एक ज़रूरत है लोगों की, और इसीलिए वो गवर्नमेंट खुद अपने रेट्स डिसाइड करती है ताकि गरीब लोग भी सफ़र कर सकें उसमें से। हम पहुंच गए अपने सेकंड पार्ट यानी कि ग्राफिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये एक ग्राफ है जिसमें मान के चलते हैं हम कि दो गुड्स हमारी इकोनॉमी या हम बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन दो गुड्स के बीच में क्या क्या ऑप्शंस हैं क्वांटिटी के। मैंने आपको ऊपर एक जगह मार्क किया था कि इसी पर पीपीसी बेस्ड होगा, ये वही है। ठीक है, इसको प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी इसका नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसका नाम है। ये सब याद रख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये आपका एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दूसरे नाम। अब इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी दी हुई है आपको, यानी रिसोर्सेज दिए हुए हैं आपको। ठीक, और उसमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन दोनों ही आइटम्स का, यानी कि मान लें गुड एक्स और गुड वाई का कितना कितना हो सकता है। अगर हम एक को घटाते जाए तो दूसरा कितना बढ़ सकता है। ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस हमारे इस कर्व में दिए होते हैं। देखो, मान लिया कि हमारे दो गुड्स हैं, वो सॉरी एक हमारी वो है इकोनॉमी है। ठीक, और वो गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से वीट और क्लोथ बना सकती है। अगर वो सिर्फ वीट बनाए तो 100 लाख टन बना सकती है। वहीं अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ बनाए तो 4000 बेल्स बना सकती है क्लॉथ। ठीक है, अब इन दोनों को, इन लिमिट्स के बीच में क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो बताए जा रहे हैं इस टेबल पर। देखिए, वीट अगर 100 लाख टन से 90 कर दिया जाए तो क्लॉथ 0 से 1000 बेल्स हो जाएगा। वहीं ये और 20 घटा दिया जाए तो ये एक 1000 बेल्स और बढ़ जाएगा। 30 बढ़ा दिया जाए फिर 1000 बेल बढ़ जाएगा। फिर पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए तो ये 4 बेल हो जाता है, 4000 बेल्स हो जाता है। ठीक है, अब इसका कर्व हमें बनाना है कि जब x यानी कि क्लॉथ 0 था तब y यानी वीट क्या था, 100 था, तो एक पॉइंट मार्क हो गया आपका यहाँ पे। ठीक, एक पॉइंट आपका यहाँ मार्क हो गया। इसके बाद आपने कहा कि इस कर्व में जब ये 90 था, या आपने 90 की लाइन खींची पैरेलल। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने कहा कि टेबल में दिया है कि जब हम 90 बनाते हैं तब क्लॉथ बनता है 1 बेल, तो आपने किसकी लाइन खींची, और जहां पे भी ये इंटरसेक्ट हुई वहां आपने इसको मार्क कर दिया। ऐसे यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, और एक फ्री हैंड से इनको इन सारे पॉइंट से गुजारते हुए जोड़ दिया। आपका पीपीसी तैयार हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको पीपीसी भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए, आपने ऊपर प्रोडक्शन फ्रंटियर लिखा था तब मैंने आपको बताया था कि इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है। ठीक है, पीपीएफ। ये तीन बेसिक नाम है इनके। इसके अलावा एफ पॉइंट आपको दिया गया है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये दोनों के क्रॉस जा रहा है ना। अगर हम 90 को 85 से घटाते हैं तो बेल हमारा 1 से 1.8 नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है। अब अटेनेबल कौन से हैं? वो सारे ही जो इस लाइन पे है या फिर इसके अंदर है। भाई आप कम भी तो बना सकते हो दोनों चीज़ें, लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ करोगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि आप एक को घटा रहे हो तो दूसरा जितना बढ़ सकता है बढ़ा रहे हो, इसीलिए ये क्या है, ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। यही बातें अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो भी पॉइंट बाउंड्री लाइन या बाउंड्री लाइन के अंदर है वो सब अटेनेबल है।
और जो भी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री है वो अनअटेनेबल है। ठीक। शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व आपका यहाँ से यहाँ पे जाता है। कैसे जाता है? यहाँ पे इस जगह पे कैसे आ रहा है? रिसोर्सेज चेंज हो जा रही हैं, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई हैं आपकी। पहले जो रिसोर्सेज थी उसमें आप इतना इतना ही बना पाते थे, अब रिसोर्स ही बढ़ गया है तो अब दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हर स्टेप पे ये बाहर की तरफ बढ़ गया है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि कर्व पैरेलल रहे, मतलब यहाँ का जो गैप हो वही यहाँ पे हो, वही यहाँ पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अभी आपको यहाँ लग रहा होगा देख के कि एक जैसा है, पर कंपल्जन नहीं है। हो सकता है कि रिसोर्सेज बढ़ने से एक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हो और दूसरे की थोड़ी ही बढ़ सकती हो, तो कर्व कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये दोनों तरफ टच नहीं होगा क्योंकि रिसोर्सेज से दोनों ही चीज़ें बन सकती हैं, तो इसलिए दोनों ही बढ़ेंगी ज़रूर, तो गैप रहेगा। लेकिन कर्व बिल्कुल पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। अब रिसोर्सेज रिड्यूस हो तो वाइस वर्सा, आप इधर थे और अब आप इधर आ गए। ठीक। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऐसा हो सकता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई हो, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई हो जो उसी रिसोर्सेज से में ज़्यादा क्वांटिटी बना के दे देती हो आपको। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा किसी एक गुड में आ सकती है, एक साथ दोनों गुड में आना कोई बहुत ज़रूरी तो है नहीं। तो इसीलिए मान लीजिए कि केवल गुड एक्स की जो है टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप वाई को छोड़ते जाओगे एक्स और ज़्यादा बढ़ेगा, पहले जितना बढ़ रहा था उससे ज़्यादा, और कर्व कुछ ऐसा दिखने लगेगा नया। वहीं अगर वाई की टेक्नोलॉजी में फ़र्क आएगा तो वाई वाला ज़्यादा होगा लेकिन एक्स उतना ही बनेगा लास्ट में आते आते। ठीक। और दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फिर से कर्व मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है ऐसा ही है, ये ऐसे या ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, बाहर की तरफ लेकिन जाएगा दोनों ही ओर से। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है पीपीसी की कि ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, हाँ ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, पहला स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब कि ये यहाँ से जा रहा है तो ऐसा नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऐसा जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। दूसरी चीज कि इस कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जब हम इस ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में कॉनकेव है ना कि कॉन्वेक्स। अब देखिए यहाँ पे भी जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के नीचे ही है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, वो वेरीफाई हो रहा है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा। दूसरा क्या है? कॉनकेव। ठीक। ये आपका ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। ये हमेशा सेंटर प्रॉब्लम्स को इलस्ट्रेट करने के काम में आता है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी हमने देखा कि भाई इसको बनाए कि इसको बनाए, इसको ज़्यादा बनाए कि इसको ज़्यादा बनाए, आपका पीपीसी से रिप्रेजेंट हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसमें से हमने कोई तीन, उसका कर्व हमने डिज़ाइन किया और उसके बाद उसमें से कोई 3 पॉइंट उठा लिए। फिर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की, मान लीजिए उसका कर्व कुछ ऐसा बना, उसमें से हमने 3 पॉइंट उठा लिए। अब हम देख लेंगे कि हमें कौन से में प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो पा रहा है, क्वांटिटी बढ़ पा रही है, और जो कि हमें ज़रूरी भी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए क्लोथ ज़्यादा ज़रूरी है वाइट का, में तो हम ऊपर वाला पॉइंट उठाएंगे और उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों बराबर चाहिए तो दोनों बी वाले कंपेयर कर लेंगे, वीट ज़्यादा चाहिए तो दोनों सी वाले कंपेयर कर लेंगे। ठीक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब इसमें क्या होता है कि हमारे गुड्स ही बदल जाते हैं अक्सर। भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का रिचर सेक्शन सोसाइटी के फेवर में, उस वजह से क्या होता है पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के, वो क्या होंगे उस केस में? डिप्रिवेशन सफ़र करेंगे। तो कर्व हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होता है जब हम रिचर सेक्शन की ओर जाते हैं। तो हर चीज़ आप देख रहे हैं पीपीसी से रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट्स हैं ये उतने ज़रूरी नहीं है। ठीक। फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या कहलाता है? भाई कोई भी पॉइंट अगर अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन है क्योंकि कोई रिसोर्स बच जा रही होगी। लेकिन कोई भी पॉइंट जो लाइन पे है अगर हम वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तो हमारा फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं, तो हमारी रिसोर्सेज यहीं पे ख़त्म हो रही होंगी। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अभी हमने ऊपर देखा कि
क्या होता है, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जो दर्शाता है कि रिसोर्सेज ग्रो कर गई है। ठीक, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज है और उसके आपके पास दो यूजेस हैं, एक यूज वन है और एक यूज टू है। यूज वन में आप 1000 रुपये का आउटपुट वैल्यू जनरेट कर ले रहे हो, मतलब जो सामान आप बना रहे हो वो 1000 रुपये में बिक जा रहा है। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट माना जा रहा है कि टेक्निक भी सेम यूज़ हो रही है, बना भी सेम व्यक्ति के लिए रहे हैं, ये सब कांस्टेंट मान के हम जब चलते हैं तब। और दूसरे कॉम्बिनेशन में जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 2000 रुपये है, मतलब जो बना के आप बेच रहे हो 2000 में बिक रहा है। तो किसी प्रोड्यूसर के लिए क्या बेटर होगा, यूज टू बेटर होगा किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, तो इसीलिए वो सेकंड वाले को चूज़ कर लेगा। अब जब उसने सेकंड वाले को चूज़ किया तो क्या उसके साथ वो यूज़ वन चूज़ कर सकता है? क्या 1000 रुपये में और 1000 रुपये वो पैदा कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने उन रिसोर्सेज से एक कॉम्बिनेशन चूज़ करके प्रोड्यूस करके बेच लिया, तब उसे 2000 मिले। अब ये 1000 तो उसके गए थे, जब उसने इसको चूज़ किया था तभी चले गए थे। तो ये जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, इसके बाद मतलब बेस्ट तो यही था, पर सेकंड बेस्ट क्या था, ये था। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसने जाने दिया इस वाले को चूज़ करने के लिए, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, opportunity cost. Opportunity cost refers to value of a factor and its next build best alternative use. किसी भी फैक्टर की वैल्यू अगर वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज उसका होता, तो जो कॉस्ट उसकी होती उस टाइम, वो या जो पैसे हमें मिलते, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हमने इस 1000 रुपये को दांव पे लगा दिया, हिंदी में बोले तो ये मतलब है इसका। ठीक, ऐसा कई मल्टीपल केसेस में भी हो सकता है। देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम वीट बनाएं तो 10,000 रुपये में इतना वीट बन जाएगा सेम लैंड से, है ना, सेम लैंड और पैकेज ऑफ इनपुट से। अगर हम वीट प्रोड्यूस करें तो जितना वीट बनेगा वो 10,000 में बिकेगा। अगर हम राइस प्रोड्यूस करें तो जितना राइस बनेगा वो 8,000 में बिकेगा। अगर हम मेज़ प्रोड्यूस करें तो जितना मेज़ उससे प्रोड्यूस होगा सेम रिसोर्सेज से, वो 7,000 का होगा। ठीक है, यहाँ मान लिया हमने सेम रिसोर्स क्या है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड अ गिवन पैकेज ऑफ अदर इनपुट्स, वो जो पानी खाद बीज के खर्चे होते हैं वो। ठीक, इसके अलावा यूज फोर आपका था क्या, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। शुगर केन आपने प्रोड्यूस किया तो 12,000 रुपये आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली है कि जो प्रोडक्शन की टेक्निक है अगर वो कांस्टेंट है और सारी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सॉरी, जो चुनने वाला व्यक्ति है, प्रोड्यूसर है, वो यूज फोर चूज करेगा और अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालेगा जो कि है 12,000 रुपये। लेकिन इस केस में उसने जो सेकंड बेस्ट था, देखो इसमें से बेस्ट 12 है, बिल्कुल सेकंड बेस्ट क्या है, 10,000। तो इसने 10,000 रुपीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको दांव पे लगा के इसने ये करने का तय किया, इसे कमाने का तय किया। ठीक, अब आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत अलग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से काफ़ी अलग है। ये है कि जब हम दो चीज़ें बनाने का हमने तय कर लिया है, पीपीसी हमने बना लिया है मान लीजिए, ठीक, और उसके हम कई सारे ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि एक को घटा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है। तो पहले से दूसरे में जाते समय कोई दो स्टेज जब हम चूज करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू घटी होती है और दूसरी वैल्यू बढ़ी होती है। नहीं, देखिए ये घटी है और ये बढ़ी है। तो जितना एक्स या यूज वन घटा रहे हैं अपॉन जितना y या यूज टू बढ़ रहा है, उसका जो रेशियो है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। देखिए, लॉस ऑफ आउटपुट इन y अपॉन गेन ऑफ आउटपुट इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सिंपल बिल्कुल। ठीक, ऑब्वियस है कि कोई एक चीज़ घट रही होगी, कोई दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी, इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कैलकुलेट होता है प्रॉपर न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, हालांकि इसको कैलकुलेट होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके। लेकिन वो आपका थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा जब यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इस चैप्टर में इतना ही ज़रूरी था। और एग्जैक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई क्लॉथ और वीट वाली जो हमने देखी थी,
कि 100 से 90 ये हो रहा है और 0 से 25 ये हो जा रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम पहले स्टेज पे एमओसी देखें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने वाली, तो 100 से 90 यानी कि 10 और 0 से 25 यानी कि 25। तो चेंज कितना, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, 0.4। ठीक, ऐसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखा। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पे देख जाएंगे, जो कि हमारा चैप्टर 3 और जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके और भी एनालिसिस पे होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक, ये हमारा 3rd चैप्टर अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।